Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will revise chapter number 3, and chapter number 3 is about ocean and seas. So in this chapter we will discuss about different oceans and sea and their difference between ocean and sea. So let's start from its first question. Question number 1 is discuss the characteristics of some important oceans. Characteristics हमने डिस्कस करने हैं जो हमारे जो ओशंस हैं उनके. Answer is given on page number 22. So first you give the heading characteristics of ocean. Then start from the second line. There are 5 ocean in the world. अच्छा, यहाँ पे पहले मैं आपको ocean और seas का भी difference बता दूँ. The largest body of water on the surface of earth is called ocean, and an adjacent smaller body of water is called sea. तो जो ओशन क्या है, हमारी अर्थ की सरफेस पे जो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो पानी की है, यानी 3/4 जो है वो वाटरी एरिया है. ठीक है, तो वो कहलाता है ओशन. और सी होता है जो ओशन से मिला होता है, यानी उसका थोड़ा पार्ट ओशन से मिला होता है, और ओशन की निस्बत वो होते हैं छोटा. अब अगर आप इसको डिक्शनरी वगैरह में सर्च करोगे तो आपको सी और ओशन का मीनिंग तो सेम मिलेगा. ठीक है, समंदर दोनों का मीनिंग है. लेकिन इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस आता है कि वो ये है कि जो सीज उसको कहते हैं जो लैंड एरियाज़ के पास हो. ठीक है, जो लैंड एरियाज़ के, यानी जिसके चारों तरफ जब लैंड एरिया आ जाए ना तो उसको हम बोलते हैं सी. ठीक है, और ओशन वो होता है जिसके दूर दूर तक कोई भी लैंड मास मौजूद नहीं है. ठीक है, यानी सीज जो हैं वो ओशन से लिंक किया होता है, मिले होते हैं, थोड़े से उनसे आपस में जुड़े होते हैं. लेकिन ओशन जो है वो बहुत लार्ज बॉडी, वाटर बॉडीज़ को कहते हैं, और जो सी है वो एक स्मॉलर बॉडी को कहते हैं, दैट इज़ एडजेसेंट टू द ओशन. ठीक है, जो ओशन से थोड़ा सा, जो ओशन से मिला होता है. ठीक है, और क्या दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है कि सीज़ जो होते हैं वो ज़्यादातर वो होते हैं, उनको कहा जाता है सीज़ जिनके एक चारों तरफ जो है वो लैंड मास आ जाए. ठीक है, लैंड की लैंड मास आए तो वो सीज़ में आ जाते हैं. अच्छा, अब हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. देयर आर 5 ओशन इन द वर्ल्ड. दीज आर, फर्स्ट है पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन. तमाम ओशंस में जो सबसे बड़ा ओशन कंसिडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज़, एंड डेप्थ भी इसकी ज़्यादा है, तो वो है पैसिफिक ओशन. ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. इट्स एरिया इज़ 168 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो इसका एरिया कितना है? 168 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो एरिया भी सबसे ज़्यादा इसी का है. इट हैज़ एन एवरेज डेप्थ ऑफ 4000 मीटर. तो इसकी जो एवरेज डेप्थ बनती है वो है 4000 मीटर. तो पैसिफिक ओशन जो है वो इसका एरिया भी ज़्यादा है और इसकी डेप्थ भी ज़्यादा है. इट्स मार्जिनल एरिया आर कंप्राइज्ड ऑफ डीप ट्रेंचेस एंड वॉल्केनोज. तो जो इसका मिड वाला एरिया है ना, तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरी खाइयाँ हैं और वॉल्केनोज हैं. अच्छा, आगे ये है पनामा कैनाल विच लिंक पैसिफिक ओशन विद द अटलांटिक ओशन इज़ अमंग द इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो पनामा कैनाल जो है, जो लिंक कर रही है किसको? पैसिफिक ओशन को और अटलांटिक ओशन को. तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट के तौर पे ये फेमस है ऑफ द वर्ल्ड की, एक फेमस ट्रेड रूट है. ठीक है, यहाँ पे ट्रेड का काम किया जाता है इसके थ्रू. जितने डिफरेंट कंट्रीज इससे इन ओशन से लिंक कर रहे हैं, वो जो ट्रेड का काम होता है वो पनामा कैनाल के थ्रू होता है. तो ये पैसिफिक ओशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. उसके बाद है अटलांटिक ओशन. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन. इट्स एरिया इज़ 85 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. अब देखो इसका एरिया कितना है? 168 मिलियन, और इसका कितना है? 85 मिलियन स्क्वायर. तो उससे थोड़ा सा उससे कम हो गया. अच्छा, एक और रीज़न भी बताऊँ आपको कि पैसिफिक ओशन का एरिया जो है वो ज़्यादा क्यों है. पैसिफिक ओशन जो है, अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखो तो वो ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड्स पे फैला हुआ है. ठीक है, थोड़ा सा इसको डायग्राम से अपनी पिक से देखते हैं. ये देखें, पैसिफिक ओशन जो है वो वेस्ट पे भी है और ईस्ट पे भी है. तो इसका एरिया भी इसकी लिहाज से ज़्यादा है, यानी एक रिंग्स है दोनों तरफ उसका पैसिफिक ओशंस का. तो यहाँ पे ये है बाकी क्या है? ये अटलांटिक ओशन है, आर्टिक ओशन,
इंडियन ओशन और एंटार्क्टिक ओशन। अच्छा, पैसिफिक ओशन की तरह इसकी भी डेप्थ जो है वो ज़्यादा है, लेकिन उससे थोड़ी कम। इसकी है 3900 मीटर, उसकी थी 4000, इसकी है 3900, तकरीबन 100 मीटर उससे थोड़ी सी कम। पहले मिड ओशनिक रिज विच इज़ रिजल्ट ऑफ eruption ऑफ मैग्मा एट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज़ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस ओशन। अब यहाँ पे एक वर्ड है मिड ओशनिक रिज। अब ये क्या है, आइए देखते हैं। अच्छा, मिड ओशनिक रिज कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी अर्थ जो है वो मतलब पूरी एक स्मूथ नहीं है, ठीक है, यानी पूरा एक ऐसा सिंपल एक प्लेट की तरह एक पार्ट नहीं है। इसमें जगह जगह जो है वो क्रैक्स हैं, इसमें जगह जगह जो है वो क्रैक्स हैं, ठीक है। 7th क्लास में हमने ये प्लेट्स के बारे में चैप्टर स्टार्ट के फर्स्ट चैप्टर में ये ज्योग्राफी के डिस्कस किया था कि उसमें जगह जगह प्लेट्स हैं, ठीक है, और हर प्लेट्स की मूवमेंट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। कोई किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, कोई किस डायरेक्शन में, तो ये उनकी अपनी एक नेचुरल मूवमेंट है, ठीक है। अब क्या है कि जब ये मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, फॉर एग्जांपल मिड ओशनिक रिज के जैसे क्योंकि नीचे तो अर्थ ही है ना, अगर ओशन है ये सारा, तो नीचे तो एक लैंड मास है ना उसके, तो क्या है कि ये एक प्लेट 1, ये प्लेट 2, ठीक है, 2 प्लेट्स, जैसे मैंने आपको बताया प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है। अब जब ये हो जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कट के अलहदा हो जाते हैं, ठीक है, गैप आ जाता है, और उसमें से वो जो कोई भी माउंटेन या उस तरह का कोई चीज़ फट जाती है, ये क्रैक पड़ जाते हैं। और जब होती है इनकी मूवमेंट सेम डायरेक्शन में, ठीक है, यानी ये वाली प्लेट भी इधर को मूव करिए, ये वाली प्लेट भी इधर को मूव करिए, तो इनसे जो है वो एक माउंटेन बन जाता है, ठीक है, इनके आपस में मिलने से एक माउंटेन बन जाता है। तो जो मिड ओशनिक रिज है वो इसकी अटलांटिक ओशन की एक प्रॉपर्टी है। तो अब इसको आपको देख के मिड ओशनिक रिज का मतलब समझ आया होगा क्या है, कि प्लेट 1 प्लेट 2 आपस में मूवमेंट एक तरफ ही हो रही है, दोनों की एक दूसरे की डायरेक्शन में है, तो ये आपस में ऐसे जब आपस में टकराएंगे तो माउंटेन की शेप इख्तियार करेंगे एक। तो ये जो पीक वाला पॉइंट होगा ना, इसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। अच्छा जी, मिड ओशनिक रिज विच इज़ द रिजल्ट ऑफ eruption ऑफ मैग्मा एट द डाइवर्जेंट प्लेट्स बाउंड्री इज़ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस ओशन, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें eruption ऑफ मैग्मा भी होगा, और जो इसकी डाइवर्जेंट प्लेट्स हैं वो इसकी सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं ऑफ दिस ओशन का। फिर है इट इंक्लूड्स द ओशनिक रिज स्प्रेड अक्रॉस द अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक एंड एंटार्क्टिक ओशन। अब ये ओशनिक रिज जो मैंने अभी आपको बताई, ये कहाँ तक फैली हुई है, अटलांटिक ओशन से इंडियन और पैसिफिक एंड एंटार्क्टिक ओशंस में भी फैली हुई है, ठीक है। आर्टिक को निकाल के बाकी तकरीबन तमाम ओशंस में ये फैली हुई है, ठीक है। एंटार्क्टिक और आर्टिक के अलावा ये बाकी तीन जो हैं ओशंस, उसमें ये मिड ओशनिक रिज जो है वो फैली हुई है, ठीक है। इट इंक्लूड द एक्टिव अर्थक्वेक एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें भी जो एक्टिव अर्थक्वेक के एरियाज आते हैं, जैसे पैसिफिक ओशन में अर्थक्वेक और वॉल्केनोज जिस तरह से हैं, तो यहाँ पे भी एक्टिव और अर्थक्वेक एरियाज हैं, यानी यहाँ पे भी जैसे समुद्र में भी मैंने आपको बताया था वॉल्केनोज और अर्थक्वेक जो है वो समुद्र में भी आते हैं और वो ज़मीन पे भी आते हैं। तो इसी तरह पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है इसके लिए, अर्थक्वेक और वॉल्केनोज के लिए, और इसके बाद अटलांटिक भी ओशन भी आता है। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बिजिएस्ट ट्रेड रूट, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट और बिजिएस्ट ट्रेड रूट मौजूद है। फिर है इंडियन ओशन, इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट ओशन, ठीक है, तीसरे नंबर पे जो बड़ा ओशन आ रहा है वो है इंडियन ओशन। अच्छा, इसका एरिया कितना है, इट्स एरिया इज़ अबाउट 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड इट हैज़ एन एवरेज डेप्थ ऑफ 3900 मीटर, यानी अटलांटिक ओशन की तरह इंडियन ओशन की डेप्थ भी सेम है, ठीक है, और एरिया जो है वो इससे थोड़ा सा कम हो जाता है, 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट हैज़ इट्स मैक्सिमम स्ट्रेच इन साउदर्न हेमिस्फीयर। अब जो इसका मैक्सिमम स्ट्रेच यानी मैक्सिमम जो इसका फैलाव जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर पे,
ये देखें इंडियन ओशन, ठीक है, जो इसका जो है मैक्सिमम स्ट्रेच जो है वो किस तरफ जा है, साउथ पार्ट की तरफ, ठीक है, ये हमारा साउथ पार्ट है। मिड ओशनिक रिज फ्रॉम द अटलांटिक ओशन ऑल्सो डिवाइड्स द फ्लोर ऑफ इंडियन ओशन इन ईस्ट एंड वेस्ट पोर्शन, ठीक है, इधर भी मिड ओशनिक रिज मौजूद है फ्रॉम द अटलांटिक ओशन, जो अटलांटिक ओशन से आ रही है, जो ऑल्सो डिवाइड द फ्लोर, जो ये भी इंडियन ओशन के फ्लोर को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्ट और वेस्ट पोर्शन में। देखिए मिड ओशनिक रिज में मैंने आपको यही बताया ना, 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, तो बेसिकली 2 प्लेट्स, इनके दरमियान में एक क्रैक, तो ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। फिर डीप ट्रेंचेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन विद जावा ट्रेंचेस 7400 मीटर डीप, तो इधर भी डीप ट्रेंचेस पाई जाती हैं, यानी गहरी खाई मौजूद है, और जिसकी सबसे डीपेस्ट है वो कौन सी है, ये जावा ट्रेंच, ठीक है, इसकी डेप्थ जो है वो 7400 मीटर है। It has become an important trade route between Western and Eastern Hemisphere due to the construction of Suez Canal, which link Red Sea, Indian Ocean। अच्छा, ये इसका मतलब है रेड सीज कहाँ पे है, इंडियन ओशन से, वो वाला इंडियन ओशन का पार्ट जो लैंड एरिया से कनेक्ट कर रहा है विद द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी जो है वो इधर ये आता है इंडियन ओशन, और इधर इंडियन ओशन के पास जो है वो है रेड सी, और जो है ये मेडिटेरियन सी वो इसके दरमियान में आता है कहीं, ठीक है, इसके सेंटर वाले पार्ट में, इस जगह पे। अच्छा क्या है, इट हैज़ ये यहाँ पे जो एक, जिस तरह हमने पनामा कैनाल का बताया, इसी तरह स्यूज कैनाल यहाँ पे बनी है, जिसकी वजह से जो है वो ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो की साइड पे जो कनेक्ट कर रही है उससे ट्रेड के लिए, ठीक है, ये भी ट्रेड के लिए बनी है। फिर है एंटार्क्टिक ओशन। एंटार्क्टिक ओशन हैज़ एन एरिया ऑफ 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड एन एवरेज डेप्थ ऑफ 4000 मीटर्स। इसका एरिया जो है वो सबसे बाकियों से कम है, 22 मिलियन है, और इसकी डेप्थ जो है वो पैसिफिक ओशन के बराबर है, 4000 मीटर। इट हैज़ नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री विद द पैसिफिक अटलांटिक, इसकी कोई हमें ना बाउंड्री नहीं मिलती। इट हैज़ नॉट डिस्टिंक्ट बाउंड्री, कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं मिल रही, जो क्योंकि ये जो है ये पैसिफिक ओशन से अटलांटिक और इंडियन ओशन से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपस में मिल रहा है, तो इसकी कोई सच बाउंड्री नहीं नज़र आ रही। एक्सट्रीम कोल्ड वाटर एंड ह्यूज आइसबर्ग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ दिस ओशन। क्या है, क्योंकि ये है अंटार्कटिक ओशन जो है ये कहाँ पे है, साउदर्न साइड पे, ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, और आइसबर्ग यानी बर्फ़ के पहाड़ मौजूद है। फिर है आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन इज सिचुएटेड अराउंड द नॉर्थ पोल, ठीक है, आर्टिक ओशन कहाँ पे है, नॉर्थ पोल पे। इट हैज़ एन एरिया 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसका एरिया जो है वो सबसे कम है, 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, एंड एन एवरेज डेप्थ जो है इसकी 1200 मीटर्स, यानी ये भी ज़्यादा बाकियों से बहुत ज़्यादा कम ये गहरा है, सबसे कम जो गहराई है वो इसकी है 1200 मीटर। शेलो वाटर, लो salinity एंड फ्रोजन सरफेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ दिस ओशन। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि शेलो वाटर यानी पानी जो है वो ज़्यादा गहरा नहीं है, सॉलिनिटी नहीं पाई जाती इसके पानी में, यानी कम है, ठीक है, नमकियात कम है, एंड फ्रोज़न सरफेस, और जो इसकी सरफेस है अपर वाला पार्ट है वो बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ की लेयर है, और नीचे ओशन है, तो ये इस आर्टिक ओशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर में आपने फर्स्ट हेडिंग क्या देनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, देयर आर 5 ओशन इन द वर्ल्ड। फिर पैसिफिक ओशन है, देयर यहाँ से इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन से लेकर वॉल्केनोज तक, ठीक है, यहाँ तक। फिर है अटलांटिक ओशन, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन, द एरिया इज़ 85 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से पहले से यहाँ तक है, यहाँ से ये चौथी लाइन पे है दिस ओशन, ठीक है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन, इट इज़ एरिया से लेकर फीचर्स ऑफ दिस ओशन। फिर आएगा यहाँ से ओशन के बाद आप लास्ट लाइन से आ जाना, इट इज़ included in the active earthquake areas of the world, it is
इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बिजिएस्ट ट्रेड रूट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इंडियन ओशन है, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन से लेकर 5वीं लाइन पे है 7400 मीटर डीप, ठीक है, यहाँ तक। फिर है एंटार्क्टिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन हैज़ एन, ये कंप्लीट है। फिर है आर्टिक ओशन, ये भी कंप्लीट है। तो दैट इज़ द 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।